Hello everyone, welcome to TUTUP. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our JIB Accounting and Financial Management for Bankers numerical session. अच्छा everyone, when we are preparing for this, please make sure कि आप इन sessions को attend ज़रूर करें. In the entire week we are coming up with our sessions, तो आप पूरे week ही हमारी classes को attend करते चलें. Now let's talk about the area of numerical session में अगर हम आज बात करने वाले हैं, we'll be talking about the numericals which are asked in the examination. प्लस अगर अभी तक आपने हमारी PYQ बुकलेट रिव्यू नहीं करी है तो जल्दी से हमारी PYQ बुकलेट रिव्यू कर लीजिए, बिकॉज PYQ बुकलेट में आपको मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एंटायर AFM, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी आपको मिल रही हैं, प्लस आपको मिल रहे हैं 1200 MCQs एब्सोल्युटली फ्री फॉर प्रैक्टिस, और लास्ट थिंग दैट यू विल बी गेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी. तो अगर आप तक आपने इसको रिव्यू नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक गिवन है, जल्दी से वहां पर जाकर यू कैन परचेज आर यू कैन एक्चुअली डाउनलोड दिस एब्सोल्युटली फ्री. दिस में कोई रुपीज़ नहीं लगते, कुछ नहीं लगता, बस आपको डाउनलोड करना, प्रिंटेबल भी है, तो अपना प्रिंट आउट निकाल कर आराम से आप पढ़ भी सकते हो. ओके एवरीवन, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारी बुक से है. प्रॉब्लम ये है कि पेपर के अंदर ना परचेज की, सेल्स की डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज आई हुई हैं. अगर मैं उस एंट्री तक ही रखती तो MCQ ना आप लोगों के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता. तो जो मैंने जर्नल एंट्रीज ली हैं ये बुक के अंदर की ही एक इलस्ट्रेशन है जो मैंने आपके लिए बना दिया, और मैं आपको दोनों पार्टीज का ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाकर दिखा दूंगी. उससे क्या हो जाएगा, आपको रहेगी क्लैरिटी कि इन क्वेश्चंस में करना क्या है. नंबर 1 जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, प्रणब गिव्स अ लोन ऑफ ₹500 टू नंदा. प्रणब ने लोन दिया है नंदा को. तो ठीक है, एक बुक बनेगी मेरी प्रणब की, एक बुक बनेगी मेरी नंदा की. जिसने लोन दिया है उसके लिए वो क्या होगा, प्रणब के लिए क्या होगा, मैंने तुझे लोन दिया, मेरे पास से तो पैसा चला गया, तो वो अपनी बुक्स में नोट कर सकता है टू कैश. जर्नल एंट्रीज को हमेशा कैश को फॉलो करोगे ना, कोई कभी गलत नहीं होंगी. अब इसके केस में क्या बन रहा था, इसके केस में एक एसेट बन रहा था क्योंकि इसने लोन दिया है नंदा को, तो लोन टू नंदा अकाउंट डेबिट टू कैश. ये सॉर्ट हो गया. दूसरी तरफ हम नंदा की बुक्स बनाए. नंदा क्या कह रहा होगा, हाय मेरे पास तो लोन आया है, यानी इसके पास तो कैश की फॉर्म में पैसा आया है, लेकिन क्योंकि वो एक लाइबिलिटी है तो आएगा लोन फ्रॉम प्रणब. आप देख रहे हो दोनों की बुक्स कवर करने से आप ज्यादा MCQ कवरेज कर पाओगे, बिकॉज पेपर में व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग यू नेवर नो. तो दैट्स व्हाई ये मैंने बुक के अंदर से ही एज इट इज पिक किया. सेकंड, शरद सेल्स गुड्स टू विलास फॉर ₹5,000. शरद ने गुड्स सेल की हैं विलास को 5,000 के. तो उस केस में क्या होगा, अगर गुड्स सेल किए हैं तो शरद की बुक्स में क्या होगा, उसके पास से गुड्स चले गए, बट द फैक्ट इज टू सेल्स हुई है. लेकिन ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कैश नहीं लिखा. इसी क्वेश्चन को सबसी बुक्स के साथ भी कंसल्ट किया जाता है कि क्या ये कैश बुक के अंदर नोट होगा कि नहीं होगा. अगर तो ये चीज कैश बुक में नोट हो रही है तो हो सकता है उसका न्यूमेरिकल अलग से आ जाए कि अमंग द फॉलोइंग विच इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक. तो आपको ध्यान रखना है ये आपकी उधार की एंट्री है, ये कैश बुक में नहीं जाएगी क्योंकि इसमें कैश को स्पेसिफाई नहीं किया है, दोनों के सिर्फ नाम दिए हुए हैं. तो ये बोलेगा कि हाँ जी मैंने तो गुड सेल किए हैं, तो विलास अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. और शरद अपनी बुक्स में क्या नोट कर रहा है, शरद का तो हो गया. अब विलास बोलेगा हाय मैंने तो गुड्स परचेज किए हैं, उसके पास गुड्स आए हैं लेकिन पैसे नहीं गए, तो किस पार्टी से आए थे उसका नाम नोट कर लेगा. कैन यू सी, इन क्वेश्चंस को करने का बेसिक तरीका इज, या तो आप कैश को फॉलो करो, अगर आप कैश को फॉलो करो तो कभी डर नहीं लगेगा. दूसरा क्या आ रहा है क्या जा रहा है, पर अगर आप क्लियर हो तो डेबिट और क्रेडिट की जो लॉज है ना वो ऑटोमेटिकली आपके अच्छे से लग जाते हैं. सुषमा विदड्रॉज ₹10,000 फ्रॉम देना बैंक. उसने पैसे विदड्रॉ किए. अच्छा, हम लोग ना जो बिजनेस के अंदर नोट करते हैं ना, हम लोग बैंक की एंट्री नोट नहीं करते बिकॉज वो आपका बैंकिंग का पार्ट है. हम आपको जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स है वो बेसिकली हमारा है, मतलब बिजनेस का नोट कर रहे हैं, तो मैं इसको उसी के हिसाब से दिखा रही हूँ. सुषमा विदड्रॉज 10,000 फ्रॉम द बैंक. उनके पास पैसे आए हैं, तो मेरे पास क्या आया है, बैंक बैलेंस मेरा कम हुआ है और मेरे पास में कैश बैलेंस आया है. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्या चला गया, बैंक बैलेंस चला गया. तो कैश आया और बैंक बैलेंस चला गया. इस तरीके से वो इसको करते हैं नोट. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट जहां पर हमारे पास क्या होगा, ये वाली चीज तो हो गई नोट. अब अगर मैं इसके साथ में और एक टिपिकल एंट्रीज करवा दूं थोड़ी थोड़ी सी, ताकि मतलब अगर पेपर में वो आ जाए तो, एक होती है आपकी ड्राइंग्स की जर्नल एंट्रीज. ड्राइंग्स की जर्नल एंट्रीज में क्या होता है, अगर मैं गुड्स निकाल कर लेगी, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया, अगर कोई पर्सन बिजनेस से गुड्स निकाल कर ले गया अपने पर्सनल पर्पस के लिए, ये तो विड्रॉन फॉर बिजनेस यूज माना
जाएगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मैं बिजनेस यूज मान रही हूँ, ठीक है। अगर लिखा होता कि पर्सनल यूज के ले रहा तो मैं ड्रॉइंग्स नोट करती और बैंक बैलेंस कम होता। अगर कोई गुड्स निकाल कर ले गया तो आप परचेजेस नोट कर लो, क्योंकि गुड्स चले गए आपके पास से। दैट इज हाउ यू कैन रिकॉर्ड ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। सो ये आपका पूरा निकल कर आता है इन टर्म्स ऑफ दिस एरिया। अच्छा, ये थे जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी। अच्छा, एक और करा दूं। जैसे हमारे पास एक होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, जैसे सैलरी, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये बेसिक वाले आपको साथ में ही करवा रही हूँ। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि मेरी जेब से पैसा तो गया नहीं, मैं बोलूँगी सैलरी टू कैश, चला गया कैश, लेकिन कैश गया नहीं, तो उसकी जगह मैंने अपनी लाइबिलिटी को नोट कर लिया। तो दैट इज हाउ यू डिफाइन दिस स्पेसिफिक एरिया। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लगता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ श्री इंद्र कुमार प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर, आपको ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला गया है। और क्वेश्चन में होगा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड बताओ। मतलब अब आपकी इच्छा है, देखिए ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। जो साइड आपकी छोटी है आप उसको टोटल कर लो और वहीं से आप उसका आंसर निकालो। जैसे यहाँ पर क्रेडिट साइड पे देखें तो हमारे पास एक तरफ क्या आता है, उसमें कैपिटल आता है, मेरे को दिख गया। कैपिटल में से मेरे को यहाँ पर दिख रही है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स इसमें से कर लेंगे हम माइनस, ठीक है। और बैंक ओडी भी दिख रहा है मेरे को। बैंक ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली जो पैसा हमने ज्यादा विदड्रॉ किया हुआ है कहीं से, तो वो भी इसमें आएगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अर्नड, देन यू हैव सैलरी, देन यू हैव परचेजेस, देन यू हैव सेल्स, then you have the area of printing and stationery, then you have the specific area of, अच्छा हम क्रेडिट साइड नोट कर रहे हैं ना, तो क्रेडिट साइड पर हम देखते हैं इनकम्स भी तो वहीं जाएंगी, तो ये डिस्काउंट अर्नड भी आप वहीं डाल दो, क्योंकि इंदर कुमार तो आए, और ड्राइंग्स क्योंकि डेबिट होता है, तो आई एम, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में चल रहा है ना, ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड चीज़ों को नोट करूंगी। सिर्फ ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट क्या क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट होती है, देन बैंक ओडी क्रेडिट होएगा, इनकम, क्योंकि इनकम और आपकी लाइबिलिटीज और कैपिटल ये क्रेडिट होती हैं, तो ये तो खर्चे हैं, सैलरी भी, परचेजेस भी, सेल्स आपकी इनकम है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फिर खर्चा है, लोन फ्रॉम एक्स, मैंने कहीं से पैसे लिए हैं, मेरे सर पर बोझ है, उसको भी मैं यहाँ ले लूंगी। देन लोन टू वाई इसमें नहीं आएगा, मशीनरी भी नहीं आएगा, और कैश इन हैंड भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे एसेट्स हैं। तो अगर मैं इनको टोटल करूं, मेरे पास एक दिख रहा है 15,000, ठीक है, दूसरा मेरे को दिख रहा है 5,000, तीसरा मेरे को दिख रहा है 2,000, और उसके बाद मेरे पास आया 20,000, एंड देन आई हैव द एरिया ऑफ 8,000, मेकिंग अ टोटल ऑफ 50,000। ठीक है, तो मेरे पास टोटल बन गया है ओवरऑल कितना, 50,000 का। क्वेश्चन मेरे साथ ट्विस्ट करेगा और वो मुझे बोल देगा कि नहीं डेबिट की जगह क्रेडिट का देख लो, तब भी सेम सिनेरियो, तब भी डरना नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट की वैल्यूज तो सेम ही है। आपको बस ये देखना है कि क्वेश्चन आपका कहाँ पर बन रहा है। अच्छा, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पहला ऊपर मशीनरी है यहाँ पर कॉर्नर में, और उसके नीचे कैश इन हैंड है। इसको ना आप डाउनलोड भी कर सकते हो, हमारी टेलीग्राम पे जाकर इसका आंसर आप डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास, ठीक है। अच्छा जी, अब ये रहा, बैंक बैलेंस इज ऑफ ₹12,000 एज पर पासबुक, लेटर द कंपनी इशूड अ चेक ऑफ 4,000 which was not presented, what is the balance as per कैश बुक। अच्छा, बैंक बैलेंस मेरे पास पड़ा है 12,000 रुपए का। मेरे को कहाँ पहुंचना है, हमेशा ना मुझे बैंकर्स पूछते हैं मैम इनमें करना क्या है क्या नहीं है। सिंपल सी बात, आप मेरे को ये बताओ, मैं पासबुक से शुरू कर रही हूँ और मुझे पहुंचना है कैश बुक पर, तो इसका मतलब जो चीज भी कैश बुक करती है मुझे उसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना होगा। मुझे उसके अकॉर्डिंग किस सेंस में चलना होगा, जो चीज कैश बुक में होनी चाहिए अब मैं वो चीज करूंगी, क्योंकि जिस जो नाराज होगा आप उसको मनाने जाओगे तो उसके तरीके से काम करोगे, ऐसे याद रखना। पासबुक बोलती है मेरा बैलेंस तो 12,000 है, पता नहीं कैश बुक का कितना है, आपको कैश बुक तक पहुंचना पड़ेगा ना, कि कैश बुक ने क्या ट्रीटमेंट करा होगा, तभी आप उस तक पहुंच पाओगे। बिकॉज इट्स लाइक आप ए पोजीशन से शुरू कर रहे हो, आपको बी पर पहुंचना है, इसका एक रास्ता, जैसे ये बी था वो उसने भी कभी यहाँ से शुरू किया था और ऐसे 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 करते हुए यहाँ पहुंचा था, आप अगर सेम रास्ते से जाओगे तभी आप उसकी जगह पर पहुंच पाओगे। तो जो चीज कैश बुक ने की होगी ना, आपको वो करनी है। इसमें आप गलत सही मैम ये तो गलत है वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि ना आपको बैंकर नहीं बनना है, यहाँ पर आपको कुछ और नहीं बनना, आपको एक रिकंसाइल करनी है स्टेटमेंट, दोनों की लड़ाई है, दोनों के डिफरेंसेस ढूंढने हैं।
इन दिस केस आपको जाकर पासबुक में चेंजेस नहीं करने, आपको कैशबुक में चेंजेस नहीं करने, आप सिर्फ नोट डाउन कर रहे हो हुआ क्या। तो फर्क है ना। देन द बैंक बैलेंसेस ऑफ ₹12,000 एज पर द पासबुक, लेटर द कंपनी इशूड अ चेक ऑफ 4,000 विच वाज नॉट प्रेजेंटेड। एक चेक था। हाँ, अब देखिए हुआ क्या, मैंने चेक इशू कर दिया, मतलब कैशबुक तो ये सोचकर बैठी है, कैशबुक मेरी, ये कैशबुक ये सोच के बैठी है हाय मेरे पैसे कट गए, मेरे पैसे कट गए। पासबुक ने कहा नहीं कटे। अब पासबुक को कैशबुक तक पहुंचना है, तो व्हाट विल यू डू, आपको मानना पड़ेगा जो कैशबुक ने किया था वही सही है, तभी आप उसकी वैल्यू तक पहुंच पाओगे। तो डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट द बीआरएस की, इसका तो नहीं, ये कोई तरीका थोड़ी है, पैसे थोड़ी कटे बैंक से हमारे, हम कैसे निकाल रहे हैं, हमको बैंक बैलेंस निकालना ही नहीं, हमको कैश बैलेंस कुछ नहीं निकालना, हमको इन एक्चुअल इनकी गलतियां देखकर ये देखना है कि अगर मेरे को हमारे बैलेंस दिया हुआ है तो गलतियां के बाद, डिफरेंसेस के बाद, क्योंकि डिफरेंसेस भी होते हैं, टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं जहां पर कोई फ्रॉड नहीं कर रहा लेकिन डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसके बाद उसका बैलेंस कितना है, आप उसका रास्ता तो लो। तो उस केस में क्या होगा, 12 में से 4 माइनस कर दीजिए, यानी इसका बैलेंस आ गया 8,000। कैश बुक का आज बैलेंस 8,000 होगा, क्योंकि कैश बुक ने ये किया था और हमने ये नहीं किया था, उसके हिसाब से कैश बुक का बैलेंस आपको मिल गया 8,000। ये चीज आपको निकालने को बोली गई है, द बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी। क्वेश्चन आपको और कुछ नहीं पूछते, ये इसी से रिलेटेड होते हैं। Then comes the furniture purchased for ₹5,000 was wrongly debited to purchases account. The rectification entry would be। अच्छा, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। इन क्वेश्चंस में मैं हमेशा नीचे देख देती हूँ कि आपके पेपर में ऐसे ही आते हैं रेक्टिफिकेशन वाले, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगी कि इसको देख के क्वेश्चन करना। ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, फर्नीचर परचेज फॉर 5,000। अच्छा ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने नोट कर दिया है फर्नीचर परचेज फॉर 5,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, मतलब मेरी गलत एंट्री जो मैंने करी है वो है परचेजेस टू कैश। मैंने लिख दिया जी मैंने तो गुड्स खरीदे हैं। मेरा ऑडिटर आया, उसने देख लिया, उसने बोला कि निहारिका मैम क्या कर रहे हो आप, आपको पता है आपने तो फर्नीचर लिया है, ये आपने गुड्स में कैसे डाल दी। मैंने कहा ओहो गलत हो गया ये तो, फर्नीचर टू कैश। इंटरनल ऑडिटर था, भला इंसान था, वो कहता मैम रेक्टिफिकेशन एंट्री डलवा दो। मैं कहा ठीक है रेक्टिफिकेशन डलवा देते हैं। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री यानी जो होना चाहिए उसको नोट करो, जो नहीं होना चाहिए उसे खत्म करो। जो चीज मेरी डेबिट में डल गई है इसे खत्म कैसे करूंगी, हमें इसको रब नहीं कर सकती, अकाउंट्स में कोई रब करना अलाउड ही नहीं, तो जो डेबिट किया हुआ है उसे आप कर दो ना क्रेडिट टू परचेजेस, और ऊपर क्या आएगा, फर्नीचर हो जाएगा डेबिट, काम खत्म। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। सो इन दिस केस व्हाट्स गोना बी द आंसर, इन दिस केस हमारा आंसर क्या बन जाएगा, फर्नीचर आया है और गुड्स चले गए, दिस इज गोना बी द आंसर। नाउ कम्स एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ, जहां पर हम कह रहे हैं इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज ऑफ ₹1 लाख एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%, ठीक है, द परचेजेस ऑन 30th सितंबर वॉज 2020। अच्छा ठीक है, हमने एक चीज खरीदी है सितंबर 2020 में, ठीक है। यूज WDV मेथड कैलकुलेशन एंड कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 24-25। अच्छा ठीक है, मतलब मैंने 2020 में चीज खरीदी। अब आप देख के चलो, पेपर में वैसे ना वो इतने भले हैं कि आपको ना ईयर्स दे देते हैं, लेकिन आपको फाइनेंशियल ईयर्स के हिसाब से भी तो कैलकुलेट करना आना चाहिए ना, सबने रिटर्नें भरी हैं, सब अपने बैंक अकाउंट्स देखते हैं। 2020 से 2021 में मैंने चीज खरीदी ही 30th सितंबर को है, यानी इस साल ये सिर्फ 6 मंथ्स यूज हुई है। उसके बाद क्या हुआ है, पेपर में ना ये अलग सी केस स्टडी बनकर आती है, जिसमें ना क्या होगा, मैंने तो सिर्फ आपको एंड में 24-25 दे दिया, हो सकता है वो आपको बोले कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑन 2021 की 31 मार्च, अलग 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 निकाल के दे देगा। टू हैव अ बेटर कवरेज मैंने आपको एक क्वेश्चन बनाकर दे दिया उसका। अब यहाँ पर क्या होगा, 2021 से लेकर 2022 ये आपका सेकेंड ईयर हो गया, 2022 से लेकर 2023 ये थर्ड ईयर हो गया, 2023 से 2024 ये हो गया फोर्थ, और हमको तो चाहिए ये वाला साल। अब हम इनकी वैल्यूएशन करें, क्योंकि इन सालों में तो ये पूरा पूरा यूज हुआ है, सिर्फ पहले साल की डिप्रिसिएशन 6 महीने लगी है। 1 लाख का मेरा एसेट है, यहाँ पर मैं नोट कर रही हूँ। कैलकुलेशन में आई एम स्किपिंग द पार्ट ऑफ टेलिंग यू द फॉर्मेट, क्योंकि आपको फॉर्मेट आता ही नहीं है। आपके पेपर में फॉर्मेट ज्यादा रेलेवेंस ये रखता है कि आप उसकी कैलकुलेशन सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सच तो हम अकाउंट बनाकर करते होते हैं, बट आपके पेपर में सीधा कैलकुलेशन करने को आता है, तो इट इज बेटर कि आप कैलकुलेशन सीखो, पेपर ओरिएंटेड बनो।
द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%, तो आपके पास 20% की डेप्रिसिएशन है। अगर आपको ऐसा कंसेप्ट डिटेल में पढ़ना होगा तो वो भी मैंने ना यहाँ पर एक हमारी संकल्प सीरीज चल रही थी, संकल्प सीरीज के जो वीडियो है उसमें आपको सारा मिल जाएगा, उसका अकाउंट वाइज कैसा होता है वो सारा आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर 20% है, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो 6 मंथ्स का लगा, यानी 20 का आप क्या करो, 20 वैसे तो सीधा हाफ ही कर दो क्योंकि 6 मंथ्स आया, तो यहाँ पर पहले साल में लगेगी 10% डेप्रिसिएशन। तो यहाँ से 10,000 माइनस हुआ, यहाँ पर कितना बच गया, 90,000। WDV मेथड का मतलब होता है इस पर नहीं, इस पर डेप्रिसिएशन लगती है। अब आप लगा लो 90,000 पर डेप्रिसिएशन लगेगी 2022 में, कितनी, 20% की। तो 90,000 में से ना मैं, अच्छा देखिए आपके ना दो प्रॉब्लम्स हैं। आप चाहो तो क्वेश्चन में आप ना इसमें हर बार क्या करो, पहले 90,000 का 20% निकालो, यानी पहले आएगा 18,000, फिर माइनस करके वैल्यू लिखो। अगर क्वेश्चन कहता है कि मुझे सीधा इसकी वैल्यू दो, मुझे तो इसने बोला कैलकुलेशन करो डेप्रिसिएशन की इस साल की ही, मैं चाहूँ तो मैं अपने कैलकुलेटर पर डायरेक्टली, क्योंकि मुझे इन सालों का कुछ लेना देना नहीं है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पर ना पहले लिखूंगी 90,000, उसमें से लिखूंगी माइनस और लिखूंगी 20%। आप देखो इसमें ना फिर आपको 20% अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, आप 90,000 माइनस 20% पे क्लिक करोगे ना, आपको सीधा पता है कौन सी वैल्यू मिल रही है, आपको सीधा मिल रही है ये, कि ये लो जी 72,000 आ गए। अब उसमें से फिर 20% माइनस कर दो, उसका 20% कितना गया, दैट इज यहाँ से 20% माइनस करने बाद आया 57,600। तो ये मेरा पहले साल का था, सेकेंड ईयर का ये रहा, थर्ड ईयर की वैल्यू मेरी ये रही। ठीक है, अब ये रहा मेरा ये फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई होप मैं छुप रही हूँ ना, अच्छा रुको, अब दिख रहा है। अब इसमें से मेरे को फिर 20% माइनस करना है फोर्थ ईयर के लिए, -20% कितना गया, यहाँ से 20%, यानी आज जब हमने जिस ईयर की वैल्यू निकालनी है, हम फिफ्थ ईयर तक पहुंच गए। उस फिफ्थ ईयर पर मेरी क्लोजिंग की वैल्यू इतनी थी, ओपनिंग वैल्यू मतलब, क्योंकि फोर्थ ईयर खत्म हुआ ना, यहाँ यहाँ फोर्थ ईयर खत्म हुआ और फिफ्थ ईयर शुरू हुआ, इन्होंने मुझे बोला डेप्रीसिएशन निकालो। अब मैं डेप्रीसिएशन निकाल लेती हूँ जी इसका 20%। अब देख रहे हो मैंने बीच का सारा कैलकुलेटर के हाथ में ही छोड़ दिया। अगर मेरे को क्वेश्चन बोल देता कि नहीं निहारिका मैम मुझे इसकी डेप्रिसिएशन चाहिए, इसकी चाहिए, तो मैं डेप्रिसिएशन निकाल देती, लेकिन मैं यहाँ पर -20% करके भी कैलकुलेटर पर निकाल सकती हूँ। ये एक प्लस पॉइंट होता है व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग दिस पार्ट, जहाँ पर हम कहते हैं ना कि कैलकुलेटर ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो चाहिए जितना चाहिए आप उतना कैलकुलेशन करो, बाकी छोड़ दो। ठीक है ना, तो इसका आंसर आया 9216। क्वेश्चन में केस स्टडी के फॉर्म में कुछ भी कर देते हैं वो, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा हमारे पास में XYZ एक मशीन परचेज कर रहे हैं, एक मशीन 1,80,000 की, चलो खरीद ली। इट कैन प्रोड्यूस 6 लाख यूनिट्स इन इट्स लाइफ टाइम, टोटल 6 लाख बना सकता है, एंड हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 30,000। इसका मतलब मेरी कॉस्ट में से, ये आपकी कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस्ट में से हमेशा स्क्रैप वैल्यू कर देते हैं माइनस, कॉस्ट में से मैंने स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी जी 30,000 की, यानी मेरी इसकी पूरी जो डेप्रिसिएशन लग सकती है वो लगनी है सिर्फ 1,50,000 की, टोटल डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द लाइफ लगेगी 1,50,000 की। और टोटल हमारा यूनिट्स कितना प्रोड्यूस होना है, 6 लाख बनना है, इसकी पूरी जिंदगी में 6 लाख यूनिट बनने हैं। एंड उसके बाद वो कहते हैं इन द फर्स्ट ईयर आपने 1,50,000 बनाए, जितना इस्तेमाल करोगे उतनी डेप्रिसिएशन लगाओगे। व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट ईयर यूजिंग इन दिस केस, देन दिस केस इट इज गोइंग टू बी, कितना आया फर्स्ट ईयर के हिसाब से कितना बना, 1,50,000 है ना, तो उसके हिसाब से इट इज गोइंग टू बी 1 लाख, अच्छा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इन टर्म्स ऑफ इंटू 1,50,000 करूँ, मेरे पास आ रहा है 37,500 का वैल्यू। इसका मेथड क्या है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस की, डिवाइडेड बाय कितना आया, टोटल नंबर of units to be produced in the lifetime multiplied by units produced this year। बस बस उसके हिसाब से इसको निकाल लिया। ठीक है, देन कम्स हमारे पास आंसर आया बी, करेक्ट आंसर। इसके आपके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आराम से आंसर्स भी कर लेना।
प्रिपेयर द बीआरएस। अब आपको बीआरएस बनाना है। अब क्वेश्चंस के अंदर मैंने जो बेसिक चीजें एक्चुअली पेपर में पूछी जाती है उन्हीं को लिखा है। अब होता क्या है, ये इसके बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस पेपर में बने हुए हैं, तो मैंने उसी को एक बना कर दे दिया। अगेन मेरा पर्पस ऑफ हैविंग दिस न्यूमेरिकल सेशन इज एक्चुअली टू प्रिपेयर यू फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर एक एमसीक्यू डालती तो वहीं तक सीमित होते हैं, तो कुछ एमसीक्यू हैं और कुछ आपके प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ताकि ना उस पर्टिकुलर चीज से वो मल्टीपल चीजें पूछ सकता है, वो आप निकाल सको। जैसे यहाँ पर आप कर रहे थे ना, इसके अंदर हो सकता है 1,50,000 की जगह 1,70,000 हो जाए, 80 हो जाए। फॉर्मूला पता तो आप कर लोगे। पीछे डेप्रिसिएशन से पहले जो हमने पूरा डेप्रिसिएशन वाला डब्ल्यूडीवी वाला किया, उसमें से कुछ भी आए, क्योंकि पेपर में पिछली बार इसके बहुत क्वेश्चंस बने थे, तो आपको कवरेज ऐसी रखनी है। कमिंग बैक, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। डेबिट बैलेंस यानी मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है, किसके केस पे है, मेरी कैश बुक है। क्योंकि कैश बुक और पासबुक एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत चलती हैं, दे गो totally opposite. It's a mirror image kind of thing. If I say debit, they say credit. If I say credit, they say debit. तो वो चीज उसके वहां पर कही जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास क्या आया, एक आया डेबिट बैलेंस, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं 15,000 रुपीज। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, कभी भी ना बीआरएस करते हुए ना डेबिट और क्रेडिट की बात नहीं करनी, हमेशा उसको प्लस और माइनस में सोचिए। एक्यूरेसी तभी बनती है। बिकॉज आई हैड अ वर्ड विद समवन अभी रिसेंटली, वो डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से करने की कोशिश कर रहे थे। वो इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कई बार ना टीचर को भी आप समझा नहीं पाते हो कि मेरा डाउट कहाँ है। तो बेटर होता है कि आप इन क्वेश्चंस को प्लस और माइनस में ही दिमाग में सोचो। अब मैंने क्या किया, मैंने ना चेक डिपॉजिट कराया है बट नॉट क्लियर्ड है। ठीक है। अब वहां पर हमारे पास में क्या होगा, देन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अच्छा, मेरी कैश बुक में पैसे पड़ा है। चलिए इसे एक बार देखें। चलिए करें। हमारे पास क्या आएगा, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 1,000। अच्छा, मैंने ना क्या किया, कैश बुक और पासबुक को पिक कर रहे हैं। डेबिट बैलेंस मेरे कैश बुक में 15,000 पड़ा है, इसका मतलब मुझे पासबुक तक का बैलेंस बनाना है। चेक डिपॉजिट करना है बट नॉट क्लियर्ड। अच्छा ठीक है, मैंने चेक डिपॉजिट करवाया मेरी तरफ से। मैंने ना कैश बुक के हिसाब से सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि पता है मैंने ना अपने अकाउंट में 1,000 रुपीज डाल दिए। बट होल्ड इट एवरीवन, मैं शुरुआत कैश बुक से कर रही हूँ, लेकिन मुझे रास्ता लेना है। जो चीज पासबुक करती है ना, मैं वो करूंगी। आप हमेशा याद रखिए, जो मनाने जा रहा है उसको दूसरे के अकॉर्डिंग काम करना होगा। पीछे आपने कैश बुक के अकॉर्डिंग काम करा था, पासबुक के अकॉर्डिंग काम करते हो कि पासबुक ने कैश बुक तक जाना था। अब आपको उल्टा करना है, कैश बुक से आप शुरू कर रहे हो, आपको पासबुक तक जाना है। अब आप सोचिए कि पासबुक क्या क्या करती है। जैसे पहला क्या आया, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मैंने क्या किया है, मैंने एक चेक डिपॉजिट करवाया 1,000 रुपए का, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब कैश बुक सोच के बैठी है, कैश बुक सोच रही है 1,000 रुपीज आ गए, 1,000 रुपीज आ गए। पासबुक कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं आए, क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ। तो इस केस में कैश बुक को वो करना होगा जो पासबुक करती है। हमेशा याद रखिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उसको दूसरे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग माइनस करना पड़ेगा। तो आप करोगे ये 1,000 को माइनस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मैंने अब कैश बुक ने सोचा 1,500 रुपीज चले गए, पर्सन को नाम पे चेक इशू कर दिया, वो निकाल गया होगा। उसने नहीं निकाले तो अब मैं क्या करूं, अब मुझे पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि पासबुक वहां से हिली नहीं है, तो मुझे प्लस करना होगा। सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू डू क्वेश्चन ऑफ BRS, हमेशा ध्यान रखें आप ना शुरू कहाँ से कर रहे हो, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपका आंसर मैं निकाल के दे देती हूँ। 15,000 में से आप माइनस कर दो 1,000, प्लस कर दो आप 1,500, उसके हिसाब से क्वेश्चन बन गया 53,000 का। ठीक है ना, ये आपका आ गया आंसर। ओए सॉरी, गलत किया ये। 15,000 में से माइनस, अच्छा ऐसे ही कर देती हूँ ना, 15 में से 1 गया, 14 आया, 14 में आपने, वो ना कैलकुलेटर पे कुछ और ही चल रहा था, ये लीजिए। अब यहाँ पर मेरे पास सीधी बात है, ओरली कर लेते हैं ना, 15 - 1 14 आया, तो 14 में आपने ऐड करा है, ये बना 15,500। या इसको भी कर लो ना तो भी हो जाएगा। ये माइनस 1,000 है, प्लस 1,500 है, तो ये आया 500। अच्छा, ये जो गड़बड़ हुई ना, याद रखना कैलकुलेटर आपका ना हमेशा जीरो पे होना चाहिए। मेरा आइडली बहुत आदत है कि जब भी आप कैलकुलेटर यूज करते हो ना, जब भी चीज खत्म हुई है साथ में AC दबा दिया, जितनी मर्जी बार दबाई जाओ, क्योंकि ना उससे क्या होता है, कई बार ना कोई पुरानी कैलकुलेशन चल जाती है और आप जो अभी कर रहे हो
वो खराब हो जाती है। जबकि कैलकुलेटर पे मेरा हाथ अच्छा है, बट स्टिल अगर ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अरे, या तो उस टाइम पर आपका ध्यान किसी एक तरफ हो, जैसे मेरा ध्यान आपके समझाने की तरफ था, तो वो वाली चीज पे आपको पेपर में ध्यान रखना है कि आपका ना ये चीज ना हो। कैलकुलेटर में पहले ही एसी दबा कर रखना, अगर आप खुद से ओरल कैलकुलेशन करो तो दैट इज रियली गुड। अब एक फर्म है यहाँ पर, उसने बोल दिया है कि हमारे पास आपको डिबेंचर की फेस वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपीज़ का। फेस वैल्यू इज ऑफ रुपीज़ 100, ठीक है। देन वी हैव द स्पेसिफिक एरिया ऑफ कूपन रेट, यानी इंटरेस्ट रेट इज 10%। देन वी हैव आर हैविंग द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 90। अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना आया, रुपीज़ 10, 100 का 10%। जो आज का मार्केट प्राइस चल रहा है वो है रुपीज़ 90 का। तो यानी मेच्योरिटी पर जो प्राइस होगा वो, ये आपका करंट मार्केट प्राइस है ना, इसको पी लिख रही हूँ मैं, ठीक है। जो आपका करंट मार्केट प्राइस है। और कितने साल रह गए, साल रह गए हैं टोटल 4 इयर्स, ठीक है ना। अब हम क्या करें, अब इसको देखें। चलिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ना एक फॉर्मेट यूज करेंगे जिसको बोलते हैं YTM फॉर इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड। YTM जो हम यूज करते हैं सिर्फ बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर, उसको देखते हैं। अच्छा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं YTM, यील्ड टू मेच्योरिटी इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, उसको ना हम KDB लिख लेते हैं। ओके जी। अब इसको YTM इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट लिख लेते हैं। इंटरेस्ट प्लस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी ना फेस वैल्यू माइनस जो आपका करंट मार्केट प्राइस है उससे आपने करा माइनस, डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है आपकी n, जो लाइफ होती है ना, n इज इक्वल टू 4। अब नीचे डिवाइड करते हैं। आइडियली जो YTM होता है ना वो नीचे इन्हीं दोनों को लिखकर डिवाइड बाय 2 कर देता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट कहता है कि नहीं, ज्यादा वैल्यू आपकी प्रेजेंट की है। यानी मैं बोलूंगी 0.6 इंटू जो आपके करंट प्राइस चल रहा है ना उसका वेटेज ज्यादा है, और जो आपका फेस वैल्यू तो जितने का आपने देना है अल्टीमेटली पैसा, उसकी वैल्यू है कम। 0.4 इंटू फेस वैल्यू, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करें सॉल्व। ये फॉर्मूला है जी, ध्यान से देखना अब इसको करते कैसे हैं। पहले इंटरेस्ट कितना था, 10 रुपीज का। आपकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 की। और आपका प्राइस कितना था, प्राइस था आज के टाइम पर इट इज गोइंग एट 90, डिवाइडेड बाय, आप किससे करोगे, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 4, डिवाइडेड बाय, आई होप ये विजिबल है ना। एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूँ ताकि आपको ना पूरा दिखे। ये वाला पोर्शन अब इरेज कर दूं, ये तो अभी हमने समझ लिया ना कि क्या कितना दिया हुआ था। अब यहाँ देखिए, इक्वल टू, मेरा इंटरेस्ट था 10 रुपीज़ का, फेस वैल्यू थी मेरी 100 की, और प्राइस मेरा था 90, ठीक है, ये रहा आपका 90, डिवाइडेड बाय, मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ईयर्स मेरे 4 थे, डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू प्राइस कितना था मेरा 90 प्लस, आई एम सॉरी, 0.4 इंटू 100। अब देख रहे हो, अब इसकी वैल्यूएशन अब आप निकाल लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बट हाँ, इसका प्लीज़ ध्यान क्या रखना होता है कि ना ऐसे क्वेश्चंस करते हुए ना हम लोग गड़बड़ क्या कर देते हैं कि ना हम कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं। अब ज़रा इसको देखें, यहाँ पर कैसे आएगा, 10 प्लस, ये आया 100 - 10, 10 डिवाइडेड बाय 4, और नीचे आपका आएगा ये आया 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों से क्या आया 40। अगेन, मतलब कई बार मुझे लगता है कैलकुलेशन में ना अपना हाथ तेज चलता है। 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस आया 2.5, डिवाइडेड बाय यह कितना आया 549, ये आया 94। नाउ इट इज गोइंग लाइक 12.5 डिवाइडेड बाय 94। मेरा आंसर आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ दिस मेरे पास आंसर आ रहा है 13.29, तो मेरा आंसर होगा 13.30, ठीक है जी, निकल जाएगा। आंसर इज 13.30। प्यार प्यार से करना है पूरा क्वेश्चन, स्टेप वाइज करना है, पहले एक पोर्शन कंप्लीट कीजिए फिर दूसरा पोर्शन, ब्रैकेट्स बना बनाकर अपने दिमाग में उसको सॉल्व करेंगे ना तो कभी गड़बड़ नहीं होगी, जैसे मैंने अभी किया। क्वेश्चंस में कभी भी हम ना जो जल्दी मचा देते हैं ना कि हाय नहीं 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 जल्दी करो, उसमें गड़बड़ हो जाती है। देन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज एज अंडर, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इक्विटी कैपिटल दी हुई है 40%, प्रेफरेंस दी हुई है 10, और आपको दिया हुआ है डेट कैपिटल का 50% है, और उनकी कॉस्ट दी हुई है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना, क्योंकि ये सारा चीज़ परसेंटेज में दिया होता है, एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ, रीजनिंग समझाना थोड़ा वो हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड सा, लेकिन एक्यूरेसी इसमें पक्का रहेगी।
ठीक है। अब क्या करना है आपने ना, क्वेश्चन में ना जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि ना ये वाली चीज प्रॉपर परसेंटेज में चलती है, तो आप एक परसेंटेज को दूसरी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे वो तो पॉइंटों में चल जाएगा। तो बेस्ट है आप परसेंटेज इसकी कंसिडर करो, इसकी ना परसेंटेज कंसिडर ना करना। आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, मतलब आप कहते हो कि ना मेरे को एवरेज ही निकालनी, मेरे को हर चीज की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उसको ऐड करना है। जैसे आप बोलते हो कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है, डेट का उसके कितना डेट है उसके ऊपर भी इसका इंपॉर्टेंस कितना डिपेंड करता है, तो वेट से मल्टीप्लाई करो। सिंपल एवरेज ही निकालने की मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 क्या आंसर आ गया, कहते हैं ना ना ऐसे नहीं करना। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपने वेट के हिसाब से देखना है। डेट अगर ज्यादा होगा तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा, तो उसकी कॉस्ट भी हम ज्यादा काउंट कर लेंगे उस हिसाब से। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इनटू वेट ऑफ प्रेफरेंस। अब आप क्या करो, सबसे पहले ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, पहले तो डब्ल्यूसीसी याद रखना, पेपर में बहुत बार आता है। आई वोंट से 100% आएगा, बट स्टिल मेरे को लगता है इसके चांसेस बहुत आए हैं यानी कि। कॉस्ट ऑफ डेट कितना है मेरा, डेट की कॉस्ट थी जी ये रहा, सॉरी वेट मेरे को पहले का दिया हुआ है 50%, दूसरे का इक्विटी का दिया हुआ है 40%, और प्रेफरेंस का दिया हुआ है 10%। इस क्वेश्चन को हमेशा लिख के करना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ होगी। और आपका कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, जरा ऊपर नोट करें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ 20%। देखो इसका ये फायदा होता है जब आप ऐसे लिखते हो, वरना आप गड़बड़ कर दोगे। पहले प्रेफरेंस इक्विटी दिया हुआ है दैट इज 20%, तो मैं इक्विटी का लिख रही हूँ यहाँ पर 20 इंटू 40%, इसको परसेंटेज में मत लिखिएगा, आपका आंसर अपने आप आएगा, नहीं तो परसेंटेज इंटू परसेंटेज करोगे फिर आपको मुश्किल आती है। देन प्रेफरेंस का कितना है 15 इंटू 10%, और डेट का कितना है 10 इंटू 50, तो यानी 10 का 50% इज 5, 20 का 40% कितना आया 8, और ये कितना आया 50 का 10%, ये तो 1.5 आया ना, है ना। तो दिस इज 8 5 13, 13 प्लस 1.5 14.5। देख रहे हो आंसर, अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखती हूँ तो ये भी 0.10 है टेक्निकली, ये भी 0.20 है, परसेंटेज इसमें मल्टीप्लाई करते करते वो 0.05 और वैसे बन जाता। उसको निकालने से तो अच्छा है एक को परसेंटेज में लो, एक को ना लो, जल्दी से क्वेश्चन खत्म करो, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन ढंग से आना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। अच्छा एक ये रहा आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग फॉरेक्स। इफ इनडायरेक्ट कोट ऑफ जीबीपी आपको ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और इंडिया के हिसाब से दिया हुआ है, इनडायरेक्ट कोट आपका दिया हुआ है दैट इज 0.025 INR, ठीक है, पर INR। हाउ कैन, यानी इंडियन रुपीज जो है हमारे, हाउ कैन दिस कोट बी स्टेटेड इन डायरेक्ट कोट। अच्छा अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोट की तरफ जाओ, डायरेक्ट कोट इज एक यूएस डॉलर कितना, हम बोलते हैं जी इंडिया के अकॉर्डिंग 84 रुपीज, दिस इज योर डायरेक्ट कोट, ठीक है। अगर उल्टा दिया हो 1 रुपए से कितना डॉलर आएगा, मतलब जब हमारी करेंसी यहाँ होगी ना तो वो इनडायरेक्ट काउंट होता है। जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाना हो, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाना हो, फॉर्मूला सेम है, क्या करना है 1 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू गिवन है। अब इस केस में मेरे को कितनी गिवन है 1.025 गिवन है, कुछ नहीं करना, मैंने 1 डिवाइडेड बाय 0.025 कर देना, यही है ना, मेरी वैल्यू आ रही है 40 रुपीज, काम खत्म, दैट इज 40 GBP। इनडायरेक्ट कोड से डायरेक्ट में जाना हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना हो, 1 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, आंसर इज बी। मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू डबल द इन्वेस्टमेंट, उसका मन था कि उसके पैसे डबल हो जाए। ही इन्वेस्टेड 1,70,000, और उनको अभी जहाँ पर वो कह रहे हैं उनको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 12%, पूरे मतलब एक साल एक महीने का 1% मिल रहा है। रूल 72 कैलकुलेट इन हाउ मेनी ईयर्स दैट द अमाउंट इज डबल्ड। यूजिंग रूल 72, रूल 72 क्या आता है, कितने समय में आपका पैसा डबल हो जाएगा, जब आप कंपाउंडिंग पे चल रहे हो, तो आप बोलते हो 72 डिवाइडेड बाय रेट कितना है जी, उससे आप कर लो डिवाइड। अब आपका 72 से आप डिवाइड किससे करोगे, हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि हमारी वैल्यूएशन के अंदर हम लोग सीधा उसको डिवाइड कर देते हैं, प्रिंसिपल का कोई रोल ही नहीं है, टाइम का कोई रोल ही नहीं है, आपको वही तो निकालना है कितने समय में डबल हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 12%, तो ये आएगा आपका 6 ईयर्स, है ना। तो ये आ गया आपका आंसर इज सी, 6 ईयर्स।
अब कुछ क्वेश्चंस अगेन मैं आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में रख रही हूँ और कुछ ऐसे। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, क्या करना है मैंने ओपनिंग कैश बैलेंस का, दिस इज एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे दिख गया ये तो कॉग्स और जीपी मांग रहा है। क्वेश्चन के पूरे हिस्से की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए। एरियल आई व्यू जो आपको रखना है, बर्ड्स आई व्यू जिसको बोलते हैं ना हम, वो। ड्यूरिंग द ईयर वी परचेज 1000 पेन्स फॉर ₹20,000 ऑन कैश बेसिस। ठीक है, हमने खरीद लिए। हम ये देखेंगे कि मेरे पास ओपनिंग कितने हैं। दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ये 100% पेपर में आया अभी तक तो आई एक्सपेक्ट कि अभी भी इस बार भी होएगा ये टॉपिक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कितने गुड्स जो आपने सेल किया उनकी कॉस्ट कितनी बनती है। ओपनिंग खरीदे कितने पे थे, परचेज कितना करा और फर्दर कितना खर्चा होगा डायरेक्टली, उसमें से जो बच गया है, मतलब आप पहले सारा खर्चा निकालते हो, जो नहीं बिका उसको माइनस कर देते हो। आप कहोगे कि देखो हमने ना पहले तो 20,000 का इस बार खर्चा किया, then sold some of the goods for rupees 16,000 on cash basis. अच्छा, incurred expenses directly related to the purchases like carriage inwards for rupees 500। ठीक है, मैंने कैरेज इनवर्ड्स लगाए, मतलब मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए, लिख लिए। अब क्वेश्चन ने मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे दिए हैं। मतलब अब मेरे को ना, अगर मैं फ्रैंकली इस क्वेश्चन की बात करूं, मेरे को क्यों दिया है इन्होंने ये कैश बैलेंस, कंफ्यूजन करने के लिए दिया है कि आप उस पर ध्यान दो कि अरे ये क्यों दे रखा है, इसका भी तो कुछ लॉजिक होगा। कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप स्टॉक को देख रहे हो तो आपको कैश को देखना है, मतलब कैश को देखना नहीं है, कैश इज नॉट रेलिवेंट। द एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास क्या दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है वो है 1000 का। आपने गुड्स कितने के परचेज करे हैं जी, गुड्स आपने परचेज किए हैं 20,000 के। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके लग गए 500 के, और क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना था, 8,000 का। तो कैन यू कैलकुलेट दिस पार्ट, दिस इज गोइंग टू बी 21,000। 21,000 में से आप 500 ऐड किया, 21,500 हो गया, उसमें से 8,000 माइनस किया, मेरे पास आ गया, मेरे पास जो कॉग्स आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है, वो मेरे पास आया 13,500 का। लेकिन ये तो मेरी सिर्फ कॉग्स निकला है। अब मेरे को नेक्स्ट क्या चाहिए, मेरे को सेल्स में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, यानी जीपी आएगा। तो सेल्स में से, सेल्स कितनी थी मेरी, 16,000 की ना, ये देखिए यहाँ पर दी हुई है, ये दी हुई है कि हमने सेल किया। कैश बेसिस वगैरह इज ऑल टू कंफ्यूज यू, ध्यान रखना। 16,000 में से अगर मैंने मेरी कॉस्ट कितनी थी उनकी, 13,500 की थी, तो मेरा जीपी कितना आया, दैट इज 2,500 जी। डन, दैट इज 2,500। तो ये रहा आपका आंसर। इसका पूरा आंसर आपको वैसे दिया हुआ है, सो दैट यू कैन एक्चुअली सी इसको क्वेश्चन को करना कैसे है। कोई प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली रिव्यू इट, ठीक है। देन इसको डाउनलोड करके रख लेना अपने पास। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 100 shares of ₹100 each issued at a discount at 5% are forfeited for non payment of allotment money। ठीक है, ₹20 per share, नॉन पेमेंट ऑफ, एक तो उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फिर उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी। हैज नॉट बीन, ओके, हैज नॉट मेड टिल द फोर फीचर ऑफ शेयर्स, कुछ भी नहीं करा, मतलब टेक्निकली, मतलब हमने शेयर इशू कितने पे किया था, 100 का था, इशूड एट 5%। अब वैसे डिस्काउंट खत्म हो गया, बट ठीक है, हमने बोला है कि 100 की चीज़ हमने 95 पर इशू की है ना, तो हमने बोला कि ना इसने जी अलॉटमेंट पे करी है कितने की, ₹20 की। फिर इसने ना पे करी है फर्स्ट कॉल, कितने की, ₹20 की। फिर हमारे पास सेकंड कॉल भी नहीं पे की है, वो है ₹20 की। इसने तो ये कितना नहीं किया, ₹60 तो अगले ने पे ही नहीं किए। एज पर द अबव सर्कमस्टांसेस हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट जाता है जो उसने एक्चुअली पे किया होता है। मतलब एक्चुअल में आप देख रहे हो ना, उसने ना 20 + 20, उसने 60 तो पे ही नहीं किया है, बट ध्यान क्या रखना है, आउट ऑफ 95, क्योंकि 100 का इशू किया था, 5% का डिस्काउंट था। अगर 95 में से 60 उसने नहीं पे किया, मतलब उसने 30 पे किया है। सोचने का तरीका, क्वेश्चन को देख के डरना है तो डर सकते हैं, क्वेश्चन में से निकालना है तो निकाल सकते हैं।
100 रुपए की चीज़ थी, 5 रुपए के डिस्काउंट के बाद 95 की है ना। उसने बंदे ने 20 रुपीज़ दिए एक, फिर दूसरे 20 नहीं दिए, फिर तीसरे 20 नहीं दिए, ठीक है उसने 60 रुपीज़ नहीं दिए, तो दिए कितने हैं? 95 में से 30 तो उसने दिए है ना। फिर तो आपके पास एक तरीका हो जाएगा, अच्छा 35 सॉरी है ना, 35 आया। तो मेरे पास आया 35 रुपीज़ पर शेयर उसने दे दिए हैं। तो वो हम अब क्या करेंगे, शेयर फॉर फीचर का मतलब होता है जितने पैसे उसने दे दिए हम बोल देते हैं कि बस जितने पैसे तुमने दे दिए वो पैसे अब आपको वापस नहीं मिल रहे, आपने अपनी पेमेंट्स आगे वाली नहीं करी ना, हम आपसे हो गए नाराज, अब आप हमारे शेयर होल्डर नहीं हो और जितने पैसे आपने दे दिए बस वो हमारे। तो इन दिस केस द आंसर इज बी। क्वेश्चन लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट द आंसर इज सिंपल, इजंट इट? ये रहा इसका आंसर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आराम से तसल्ली से देखना, अब क्योंकि उसने जितना अलाउ किया होगा उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैसे इसमें डिस्काउंट वाला पॉइंट भी डालना चाहिए था, ये नहीं दिया तो आप इसको चाहे स्किप कर देना, मैं इसको डिलीट कर दूंगी। इसका जो मेरा वाला तरीका है ना वही वाला फॉलो करो, वो सबसे बढ़िया है। अब ये रहा एक क्वेश्चन, दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन वी हैव डन इट अर्लियर, बट मैंने इसके अंदर ना अब जीपी मांगा है। पेपर में ऐसे ही आता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर जीपी भी निकालो, एनपी भी निकालो, करंट रेशो भी निकालो, क्विक रेशो भी निकालो, और वो उसको बोल देते हैं जी केस स्टडी। सिमिलर थिंग वी हैव डन अर्लियर। तो मैंने आपसे यहाँ पर सीधा पूछा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स वाई जी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। नेट सेल्स दी हुई है 12 लाख की, कॉग्स दिया हुआ है 9 लाख का, नो पैट यानी आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1 लाख 80, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज कितना कुछ दिया हुआ है, इन्वेंट्री दी हुई है, शेयर होल्डर इक्विटी दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट है, फिक्स्ड एसेट है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है जी जीपी बता दो कितनी है। होता है ऐसे क्वेश्चंस पे क्योंकि ये मल्टीपल क्वेश्चंस का पार्ट होते हैं। जीपी कैसे निकालते हैं, सेल्स में से सिर्फ कॉग्स माइनस करनी है, बाकी कुछ नहीं देखना। आपको सेल्स कितनी दी हुई थी, 12 लाख, उसमें से आपने 9 लाख करा माइनस, तो वो कितना आया, यहाँ पर आया 3 लाख। अब जीपी रेशो यानी दिस इज 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, तो ये कितना आ गया, 3 लाख। नहीं वैसे ना इसका यहाँ पर ना जीपी नहीं, मैं मतलब पहले बता देती हूँ मैंने क्या किया था क्वेश्चन में। पहले तो मैं इसको निकाल दूँ ना, 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट गिव्स यू 25। ठीक है, द क्वेश्चन इज ऑफ 25 बट आई वांटेड टू चेंज दिस क्वेश्चन इनटू समथिंग एल्स, तो मैं वो नेसेसरी चेंजेस भी कर रही हूँ इस क्वेश्चन में ना। जीपी की जगह ना एक काम करते हैं ना, लेट्स टेक आउट द एनपी, क्योंकि नेट प्रॉफिट इज अ बेटर वन देयर। अब क्वेश्चन क्या है कि जी नहीं नेट प्रॉफिट के हिसाब से निकालो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका जीपी आया था 25%, एनपी के एनपी के लिए सीधा ये उठाइए, यानी आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, जीपी इज योर जीपी रेशो का मतलब होता है आप जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स करोगे और इनटू 100 करोगे। जो एनपी रेशो होती है वो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज है जो आपकी प्रॉफिट के बेस पर चलती हैं। तो 1 लाख 80 डिवाइडेड बाय आप करोगे 12 लाख, है ना, फिर आपकी वैल्यू क्या आएगी, 18 डिवाइडेड बाय 12 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस 15। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ओके व्हाट, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट फॉर करंट एसेट्स, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इज इंटेंडेड टू सेल और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, इट इज हेल्प प्राइमरली फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। देखिए हम इसे ना कंज्यूम कर लेते हैं, ये चीज़ फैक्ट है कि हम उसी साल के अंदर अंदर इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, यही तो इसका बेसिक काम होता है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है कि हमारी वर्किंग में हम लोग यहाँ पर उसको बोल देते हैं कि ये हम निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, हम ये देख रहे हैं कि वो कितने टाइम में पैसा रिकवर होगा। वो पैसा आपका रिकवर हो जाएगा एक साइकिल के विद इन, तो करंट है, नहीं तो नॉन करंट है, तो ये तो सही है। प्राइमरली हेल्ड फॉर फ्यूचर, अरे करंट इन्वेस्टमेंट यानी अभी के लिए होल्ड करना, तो ये तो गलत है। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, इट इज एक्सपेक्टेड तभी तो वो करंट है। देन इट इज अ कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज, ट्रू, जब तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसी टाइम में हो रहा है, एंड यूज टू सेटल लाइबिलिटी फॉर द लीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। क्वेश्चन ने बोला है क्या सही है, एक तो मुझे ये सही मिला और एक मेरे को ये सही मिला, बाकी सारे इसमें गलत है, तो आई कैन से कि इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है ना, डन। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
and this question says if the total sources of the funds are rupees 20,000, हमारे पास total sources of funds दिए हुए 20,000 के, the total application of funds is again 25,000. अच्छा, हमने लगाए 20,000 है और application of funds is 25,000. क्वेश्चन कंफ्यूज है, कंफ्यूजिंग करने वाला है. इसमें बेसिकली क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब हमारे पास पैसे आए 20,000 के, लेकिन लग हमारे 25 के. इसका बीच का पैसा कहाँ से आया होगा? इसका बीच का पैसा निकला होगा कहाँ से? वर्किंग कैपिटल से निकला होगा ना. देन द वर्किंग कैपिटल विल बी, वर्किंग कैपिटल बड़ी होगी कि कम होगी? आपको जब पैसा कम दिखता है तो आप अपने शॉर्ट टर्म से अपने लॉन्ग टर्म को अगर यूज़ करने लग जाओ, वर्किंग कैपिटल उसमें हो जाती है नेगेटिव. तो पेपर में आप ये भी कह सकते हो कि इसमें नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होती है, कि कुछ भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है. नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट अफेक्ट्स द लिक्विडिटी. लिक्विडिटी क्रंच ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्वेंसी को लेकर लॉन्ग टर्म में बोल देता है कि अरे ये तो शॉर्ट टर्म में नहीं पे कर पा रहे, लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, ऐसी बातें उठाती हैं. तो इसका आंसर है डिक्रीज बाय रुपीज 5,000. डन एवरीवन? ओके, देन लेट्स एंड द सेशन हेयर. आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, एंड इफ इट इज़ तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर इट अमंग योर पीयर्स. और हमारा सेशंस भी शुरू हो चुके हैं. मैराथन्स की डिटेल्स आपको हमारे सारे कोर्सेज पे दिख जाएंगी, तो प्लीज़ जल्दी से जाकर हमारी वेबसाइट पर ना तसल्ली से उसको रिव्यू कर लीजिए. ठीक है, लेट मी टेक यू टू आवर वेबसाइट एज वेल. ये रहा, आप चले जाइए edutap.in पे. ठीक है, ये रहा edutap. और जैसे कि आप edutap पे क्लिक करोगे, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना, JIB पे जाना, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्सेज. ठीक है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस समय हमारा बैंकर्स कैप्सूल कोर्स कंप्लीट रिकॉर्डेड है, सुपर क्रैश कोर्स कंप्लीट लाइव है. आपकी प्रिपरेशन के लिए दोनों अच्छे हैं, क्योंकि आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस टाइम पर ओरिएंटेड बैच के अंदर क्या चाहिए. आपको रिकॉर्डेड पढ़ के खुश हो, या फिर आप सुपर क्रैश कोर्स ज्वाइन करके एक लाइव टीचर से पढ़ना चाहते हो विद इंटरेक्शन. दोनों में फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, दोनों में PYQs मिल रहे हैं, आपको मैकमिलन बुक के समराइज नोट्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है. एंड बस फ़र्क क्या है, एक में आपकी बैंकर्स कैप्सूल कोर्स रिकॉर्डेड है और सुपर क्रैश कोर्स लाइव है. इफ़ यू वांट टू परचेज, जस्ट यूज द कोड OCT81 और आप यूज़ कर सकते हैं फ्लैट 81% ऑफ उसी समय. सो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और प्रिपेयर वेल एवरीवन. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.